नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम वाराणसी की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो हमें कॉस्मिक जस्टिस यानी ब्रह्मांडीय न्याय की उस दुनिया में ले जाती है जहां से बचकर निकलना नामुमकिन है। ये महज कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि कर्मों के अचूक चक्र का एक बहुत ही शानदार और खौफनाक उदाहरण है। अब एक स्थानीय चाय वाले की इस बात पर जरा गौर करिए। मौत अंत नहीं है। जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं वो यहीं ठहर जाती हैं। ये एक लाइन ही इस पूरी कहानी का पारलौकिक नियम तय कर देती हैं। मतलब ये सोचने पर मजबूर करती है कि मौत के बाद हर कोई शांति से आगे नहीं बढ़ जाता। कुछ रूहें अपनी अधूरी लालसाओं के साथ बस पीछे छूट जाती हैं। और ये सब होता कहाँ है? मणिकर्णिका घाट पर, जिसे महाश्मशान कहा जाता है। ये सिर्फ कोई आम जगह नहीं है, ये एक आध्यात्मिक केंद्र है जहां चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं होती। इस महाश्मशान के इस अनूठे माहौल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी ये बात समझ आती है कि जीवित इंसानों और भटकती रूहों का आमना सामना दुनिया के सबसे प्राचीन शहर की इसी जगह पर ही क्यों मुमकिन है। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे दिल्ली से आए दो दोस्तों अभय और रोहन की एक नॉर्मल सी ट्रिप अचानक एक खौफनाक पैरानॉर्मल घटना में बदल जाती है। यहाँ दोनों दोस्तों के नजरिए में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प अंतर दिखाई देता है। एक तरफ रोहन है जिसके लिए मणिकर्णिका घाट बस एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन दूसरी तरफ अभय का नजरिया बिल्कुल अलग है। उसे वहाँ की राख और मिट्टी से एक अजीब सा जन्मों जन्मों का नाता महसूस हो रहा है। वो एक अदृश्य चुंबकीय खिंचाव महसूस करता है, और यही चीज दिखाती है कि अभय उस जगह के प्रति कितना अजीब रूप से संवेदनशील हो चुका है, जो आगे चलकर उसके लिए जानलेवा साबित होने वाला है। अभय के इसी अजीब खिंचाव को देखकर वो रहस्यमयी चायवाला कुछ बहुत ही गहरी बातें बताता है। वो कहता है कि शरीर राख बन जाता है, लेकिन अधूरी इच्छाएं बच जाती हैं। ये रूहें इन्हीं घाट की सीढ़ियों पर अपनों का इंतजार करती हैं। और सबसे खौफनाक बात तो ये है कि इंसान इस घाट को नहीं चुनता, बल्कि ये घाट खुद अपने मेहमानों को चुनता है। मतलब विज्ञान सिर्फ शरीर को समझता है, आत्मा के सफर को नहीं। अभय के साथ जो भी हो रहा है वो कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। अब जरा उस रात की टाइमलाइन देखिए जो सच में बेहद खौफनाक थी। आधी रात का वक्त, पूस की कड़कड़ाती ठंड में अचानक आग की लपटों जैसी गर्म हवा का एक झोंका आता है। देर रात घाट पर एक लड़की दिखाई देती है जो उस बर्फीली शीतलहर में भी सिर्फ सूती कपड़े पहने पत्थर की मूरत बनी बैठी है। और फिर तड़के सुबह अभय उस रहस्यमयी लड़की से मिलने के लिए अपने होटल से बाहर घाट पर चला जाता है। ये खौफ धीरे धीरे बढ़ता है और अभय पूरी तरह से अंधेरे की तरफ खिंचता चला जाता है। और फिर जब अभय उस लड़की के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है तो जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो पलटी, उसके आधे चेहरे पर एक बहुत लंबा और गहरा ताज़ा घाव था। ये लाइन उस आमने सामने की मुलाकात के डरावने स्वरूप को बिल्कुल साफ कर देती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी भयंकर ठंड में जब उस रहस्यमयी कटे हुए चेहरे वाली लड़की ने शॉल मांगी तो अभय ने बिना कुछ सोचे अपनी शॉल एक अजनबी को ऐसे ही क्यों दे दी? ये उस सम्मोहन या कहें हिप्नोटिक शक्ति की ओर इशारा करता है जो उस आत्मा के पास थी। और बस यहीं से उस दर्दनाक घटनाक्रम की नींव पड़ जाती है। अगली सुबह कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आती है जो सच में हैरान कर देने वाला है। इस हिस्से में ये खौफनाक एहसास होता है कि अभय का सामना असल में किस चीज से हुआ था, और इसके बाद तो हालात पूरी तरह से पलट जाते हैं। देखिए रहस्य से पर्दा कैसे उठता है। सबसे पहले रोहन को अभय की वही शॉल एक कपड़ों की दुकान पर टंगी दिखती है। वो उत्सुक होकर दुकानदार से उस कटे चेहरे वाली लड़की के बारे में पूछता है। दुकानदार डर के मारे कांपने लगता है और रोहन को अंदर ले जाकर एक तस्वीर दिखाता है जिस पर फूलों का हार चढ़ा था। वो तस्वीर माया की थी और यहीं पता चलता है कि माया की तो पहले ही मौत हो चुकी है। ये खुलासा टेंशन को बिल्कुल चरम पर ले जाता है। अब जरा माया के इन दो रूपों को देखिए। एक तरफ तस्वीर में माया का मुस्कुराता हुआ बेदाग चेहरा है, और दूसरी तरफ घाट पर भटकती आत्मा का वो रूप जिसके चेहरे पर एक बहुत ही विभत्स घाव था। यह साफ बताता है कि माया की मौत कोई आम मौत नहीं थी। मौत के समय हुए एक भयानक हादसे ने उसके चेहरे को पूरी तरह से शत-विछत कर दिया था। माया के इस दुखद कहानी की जड़ें दरअसल दिल्ली से जुड़ी हैं। माया दिल्ली में पढ़ती थी। वहां एक लड़के ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर धोखा दे दिया।
उस लड़के के पहले से ही कई और चक्कर थे। बदनामी के डर और शर्म से टूटकर माया ने आत्महत्या कर ली और उसी दुखद अंत में उसका चेहरा कट गया था। ये सारी बातें इस कहानी में एक गहरा दुख जोड़ देती हैं और आने वाले खौफनाक प्रतिशोध का बेस तैयार करती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली का वो धोखेबाज लड़का आखिर था कौन, जिसने माया को इस दर्दनाक अंत तक पहुंचाया? और इस सवाल का जवाब ही अभय के पुराने पापों को उसके आज के इस खौफनाक बुरे सपने से जोड़ देता है। रोहन को अचानक याद आता है कि अभय ने भी दिल्ली में माया नाम की एक लड़की को फंसाकर छोड़ा था। और इसी खौफनाक सच के साथ हम इस एक्सप्लेनर के सबसे इंटेंस हिस्से में पहुंच जाते हैं, कर्मा का फैसला। यहां इंसान के कर्मों के उन परिणामों को दिखाया गया है जिनसे भागना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। जब रोहन किसी तरह अभय को एक अघोरी बाबा के पास ले जाता है तो चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। पहले अघोरी बाबा सुरक्षा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, तभी अचानक अभय का शरीर तेजी से कांपने लगता है और वो माया की आवाज में जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर जो सबसे भयानक चीज होती है वो ये कि बिल्कुल वही लंबा घाव अभय के चेहरे पर उभर आता है जो उस रात माया के चेहरे पर था। ये दिखाता है कि उस अलौकिक शक्ति ने कितनी भयंकर ताकत से अभय के शरीर को अपने काबू में ले लिया था। उस वक्त माया की आत्मा के शब्द कुछ ऐसे थे, इसने प्यार के नाम पर मुझे ऐसा तोड़ा, अब मैं इसकी सांसें लेकर ही जाऊंगी। ये शब्द उस रूह के अंदर सुलग रहे प्योर और अदम्य प्रतिशोध का सीधा सबूत है। इसमें कोई दया नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग थी। इसके बाद जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। उसने रस्सियां तोड़ दीं। उस आत्मा की ताकत इतनी भयानक थी कि उसे रोक पाना किसी भी इंसान के बस की बात थी ही नहीं। और फिर उसके खुद के हाथों ने उसका गला घोट दिया। सच में यह न्याय का एक बेहद हिंसक और डरावना तरीका था। जिस इंसान ने धोखा दिया था उसी के हाथों से उस आत्मा ने उसकी जान निकाल ली। इस पूरी घटना का अंत बहुत ही भयानक था। अभय पूरी ताकत से अपना ही गला दबा लेता है। उसके मुंह से शमशान की राख और खून बाहर आने लगता है और जैसे ही उसकी जान निकलती है उसके चेहरे से वो घाव का निशान पूरी तरह गायब हो जाता है। उसके तुरंत बाद वहां एक अजीब सा अप्राकृतिक सन्नाटा छा जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि जो कर्ज था वो आखिरकार पूरी तरह चुका दिया गया है। अगर इस पूरे कर्म चक्र को एक तार्किक नजरिए से देखा जाए तो सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। शुरुआत हुई दिल्ली से, जहां अभय ने माया को धोखा दिया, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी। ये था उस काले कर्म का बीज बोना। और फिर जगह बदली वाराणसी, जहां माया की आत्मा ने अभय को अपनी ओर खींचा और उस पर कब्जा किया। ये था उस कर्म का अंतिम और जानलेवा परिणाम। हर एक्शन का एक बराबर और ब्रह्मांडीय रिएक्शन तो होता ही है। अंत में ये पूरी घटना हमें वापस उसी विचार पर ले आती है कि मणिकर्णिका घाट पर हर आत्मा को मुक्ति के साथ साथ न्याय भी मिलता है। ये लाइन इस पूरे सोर्स मटेरियल की मूल फिलॉसफी और उस पवित्र घाट के दोहरे स्वरूप को बेहद खूबसूरती से समेट लेती है। ये सिर्फ अंतिम विदाई की जगह नहीं है, ये एक तरह से न्याय का दरबार भी है। अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या अतीत के पापों के कर्ज से कभी भी सच में बचा जा सकता है? कर्मों का हिसाब हर हाल में चुकाना पड़ता है, चाहे इसी जन्म में या फिर मौत के बाद। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। ब्रह्मांडीय नियमों और कर्मों के इस चक्र पर गहराई से विचार जरूर किया